नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं सभ्यता की, सिविलाइजेशन। सबसे पहले बात करी जाती है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का पता 1853 में लगा था। हड़प्पा का पता 1853 में कनिगम नाम का व्यक्ति है। कनिगम 53 में कनिगम ने रेल लाइन का कार्य रुकवा दिया। भारत में रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, तो 1853 में कनिगम ने रेल लाइन का कार्य रुकवा दिया। वो जो कार्य रुकवाया था ना, वो इसलिए रुकवाया था क्योंकि वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे, इसलिए रुकवा दिया था रेल लाइन। दिया ठीक है भाई। 1853 में एक मेहुला शब्द है, मेहुला। ये जो मेहुला शब्द है, ये हड़प्पा सभ्यता का शब्द है भाई। हड़प्पा ठीक है। भाई जो अपनी ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, ये हड़प्पा सभ्यता ना, ये त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार थी भाई। और थोड़ा सा मैप से जानने की कोशिश करते हैं इसको। ये अपना नॉर्थ पोल, ये अपना साउथ पोल। ये ईस्ट पोल, ये वेस्ट पोल। अपने नॉर्थ में तो है भाई बुर्ज मंडा, मंडा भी कहा जाता है इसे। साउथ में है देमाबाद। देमाबाद जो है ये 3 इलाकों में पड़ता है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक। और ईस्ट में बना आलमगीर। आलमगीर को मेरठ बोलते हैं। और वेस्ट में अपना पड़ता है सुतकंगडोर। सुतकंगडोर। और वेस्ट में ये बने सिंध की सभ्यता भी यहीं पर पड़ती है। चुनहोदड़ा भी यहीं पड़ता है भाई।
तो मोहनजोदड़ो भी यहीं पे ही है वेस्ट में। जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है ना, ये अपनी हड़प्पा सभ्यता भाई कुछ त्रिभुजाकार पड़ती है, मतलब ऐसे पड़ती है। ठीक है भाई, ऐसे पड़ती है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में त्रिभुजाकार। ठीक है, देखिए कई इतिहासकार हैं, इतिहासकार इतिहासकार का जो मानना है ना, कई इतिहासकार हैं, इनका मानना है, एक इतिहासकार है भाई डॉक्टर एस लक्ष्मण, डॉक्टर एस लक्ष्मण। इसका मानना है ना, इसका मानना है सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोग आर्य थे। ठीक है, डॉक्टर एस लक्ष्मण का मानना है सिंधु घाटी के लोग आर्य थे। और एक इतिहासकार हो रहा है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड का मानना है ना सिंधु घाटी के लोग सिंधु घाटी के लोग सुमेरिया है। ठीक है भाई, गार्डन चाइल्ड का मानना है सिंधु घाटी के लोग सुमेरिया हैं। एक और इतिहासकार आता है, एक इतिहासकार हो रहा है राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है भाई, ये जो राखल दास बनर्जी है ना, इसका मानना है सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ हैं, सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ हैं। ठीक है भाई, ये तीन इतिहासकार हैं जिनका मानना है, डॉक्टर एस लक्ष्मण का मानना तो है सिंधु घाटी के लोग आर्य हैं, गार्डन चाइल्ड का मानना है सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन है, राखल दास बनर्जी का मानना है सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सभ्यताओं की, कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर पड़ती है और उस सभ्यता का पता कब पता चला, कौन से सन में पता चला, किस नदी के किनारे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के, हड़प्पा पाकिस्तान के मंट गोमरी गांव में है, मंट गोमरी गांव में है। ठीक है, और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये भाई रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के पास। हड़प्पा सभ्यता का पता नहीं 1921 में पता चला था।
रावी नदी के पास है। इसका पता 1921 में पता चला था इसका, 1921 में पता चला था हड़प्पा सभ्यता का। अगली जो सभ्यता है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है ना, ये भी पाकिस्तान के लड़कमा जिले में है। पाकिस्तान के लड़कमा जिले में है। ठीक, मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई? पाकिस्तान के लड़कमा जिले में, सिंध नदी के पास है। सिंध नदी के पास जो सिंध नदी है ना, ये भाई बहुत पुरानी नदी है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है सिंध नदी का। और मोहनजोदड़ो का जो पता चला ना, ये 1922 में पता लगा था। 1922 में पता चला था मोहनजोदड़ो का। ठीक भाई। आगे हम बात करते हैं, अगली जो सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा ये अपने भारत में है भाई, राजस्थान में। ठीक है भाई। ये घाघरा नदी, घग्गर नदी, घाघरा नहीं भाई, घग्गर नदी जिसे पहले सरस्वती बोलते थे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, जिसका पता हमें 1953 में चला था। 1953 में पता चला था इसका, कालीबंगा का। एक सभ्यता है लोथल, ये गुजरात में है। भोगवान नदी के किनारे। उन्नीस सौ 55 में पता चला था इसका, लोथल का में। ठीक है। इसके बाद भाई एक सभ्यता हो आती है धोलावीरा। धोलावीरा भी गुजरात में है। लोनी नदी के किनारे। ठीक है। इस धोलावीरा का जो पता चला ना, ये 1990 से 91 के बीच में चला। ठीक है भाई। और एक सभ्यता हो रहा है रोपड़। ये अपने पंजाब में है, रोपड़, सतलुज नदी के किनारे। ठीक है भाई। रोपड़ का पता ना हमें 1953 में चल गया था। 53 में पता चला था। ठीक भाई। एक आती है भाई सभ्यता
सुतकोटदा, सुतकोटदा। जो सुतकोटदा है ना, ये भाई गुजरात में पड़ता है, गुजरात में है। और ये भी लोनी नदी के किनारे है। जैसे धोलावीरा है ना वो लोनी नदी के किनारे, ये सुतकोटदा भी लोनी नदी के किनारे है। लोनी नदी के किनारे। इसका पता जो चलान है सुतकोटदा का, इसका पता हमें बारी बारी 3 सन आते हैं। एक तो 1972, 75, 65 में पता चला। 3 सन आते हैं इसमें। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें 72 का बताया जाता है। ठीक है भाई। एक सभ्यता हो रहा है चुंदड़ो, जो आखिरी की सभ्यता है ना चुंदड़ो, ये चुंदड़ो भाई पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक भाई। इसका पता ना हमको, चुंदड़ो का पता हमारे को 1931 में पता चला था। ठीक भाई। चुंदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे, जिसका पता हमें 1931 में चला था। तो ये बात करते हैं सभ्यता में से क्या क्या प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्रमाण मिले हैं। ठीक है। एक तो हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण मिले हैं स्वास्तिक के। ये बड़ा स्वास्तिक है, एक तो स्वास्तिक मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है भाई। ये शिवलिंग में मिला है। हड़प्पा सभ्यता से अन्नागार भी मिले हैं। अन्नागार, अन्नागार वो होता है भाई, अन्नागार कुछ इस तरह का होता है। तो ये अन्नागार का मतलब वो होता है जिसमें ये लोग थे ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज रखते थे, जिसमें अनाज रखते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कब्रगाह मिले हैं। कब्रगाह मिले हैं मतलब एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें पूरी बॉडी कंकाल मिला है इंसान का, जिसे R37 का नाम दिया गया, कहा जाता है, कहा गया है, मतलब जिसे R37 कहा गया है। ठीक है भाई। जैसे हड़प्पा सभ्यता अपनी पाकिस्तान में पड़ती है मोंटगोमरी गांव में, मोंटगोमरी गांव में पड़ती है ये, मोंटगोमरी पाकिस्तान में पड़ता है ये। ठीक। इसका पता तो अभी पीछे मैंने बताया था, हड़प्पा सभ्यता का पता हमें 1921 में चला था। रावी नदी के किनारे है ये वहाँ से प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक मिला है, शिवलिंग मिला है, नगार मिले, कब्रगाह मिले। ठीक भाई। शंख भी मिला है,
शंख मिला है जिस पर बैल के प्रमाण है। बैल मतलब शंख के ऊपर ना एक बैल का चित्र बना हुआ है भाई। और एक और चीज मिली है, स्त्री के गर्भ से ना बुद्ध का जन्म दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से बुद्ध का जन्म दिखाया गया है। ठीक भाई, एक ये मिला, शिवलिंग मिला, अन्नागार मिले, कब्रगाह मिले, शंख मिला भाई, और बुद्ध का जन्म भी दिखाया गया। 7वें नंबर पे आता है भाई प्रमाण, बैलगाड़ी वाले खिलौने मिले हैं। बैलगाड़ी वाले खिलौने, ठीक भाई। 8वां प्रमाण हड़प्पा से ये मिला है, एक बर्तन मिला है, उस बर्तन पे ना मछली का चित्र है। बर्तन मिला जिस पर मछली का चित्र है। ठीक भाई। और अब हड़प्पा सभ्यता ना बहुत ही मतलब स्वच्छ, मतलब कैसी बताऊँ, मतलब पानी की वहाँ फुल निकासी होती थी हड़प्पा सभ्यता में। इस तरह से बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता। जो पानी पुनी है नाली नूलियों का वो सीधा बाहर ही जाता था। ठीक भाई। इसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जैसे कि भाई मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो लड़कमा जिले में, लड़कमा जिले में, पाकिस्तान के लड़कमा जिले में है। और भाई रावी नदी के किनारे है, बताया था मैंने पीछे, रावी नदी के किनारे। और इसका पता 1922 में चला था। 1922 में पता चला था भाई इसका, मोहनजोदड़ो का। ठीक। और जो मोहनजोदड़ो है ना, इस मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी कहा कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो की जो भाषा थी ना भाई, सिंधी भाषा थी। सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक। और यहाँ से ना मोहनजोदड़ो से एक तो मिली है बांसुरी, बांसुरी मिली है। दूसरे नंबर पे मिले है स्नानागार, स्नानागार। ये विशाल, विशाल मतलब बड़े, मोहनजोदड़ो से मिले हैं भाई स्नानागार, विशाल बड़े स्नानागार। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है भाई, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ मोहनजोदड़ो से है। अन्नागार यहाँ से भी मिले हैं भाई। हाँ, ये यहाँ का जो अन्नागार है विशाल है, मतलब बहुत बड़ा अन्नागार है। वहाँ पे तो छोटा ही था, यहाँ पे बहुत बड़ा है भाई, जिसमें अनाज रखा जाता है। यहाँ विशाल अन्नागार मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक। सभागार,
मतलब आपस में बैठ के सब बैठ के लोग बाग बातचीत करते थे, पंचायत जुड़ती थी यहाँ पर। और डांसी काश्य मतलब काश्य, डांसी काश्य, नाचती हुई लड़की, काश्य की नाचती हुई लड़की काश्य की मिली है। ठीक। और भाई यहाँ से ना मोहनजोदड़ो से शहद, छत्ते, बर्तन, शहद और भाई छत्ते, बर्तन आदि मिले हैं मोहनजोदड़ो से भाई। ठीक। शहद, छत्ते आदि बर्तन मिले हैं। एक आदमी है व्हीलर, वही व्हीलर। इस आदमी ने ना, व्हीलर ने अन्नागार के बारे में कहा है। व्हीलर ने अन्नागार, अन्नागार के बारे में कहा है। व्हीलर ने अन्नागार के बारे में कहा है राष्ट्रीय भंडार। राष्ट्रीय भंडार जो ये अन्नागार है ना, जहाँ पे अनाज रखा जाता है, इनको राष्ट्रीय भंडार का है। एक आदमी है व्हीलर जिसने अन्नागार को राष्ट्रीय भंडार का है। और एक आदमी है मार्शल। इस मार्शल ने ना स्नानागार के बारे में, मार्शल ने स्नानागार, स्नानागार के बारे में कहा है। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक निर्माण। जो भी स्नानागार है ना, उसके बारे में मार्शल ने कहा है कि ये आश्चर्यजनक निर्माण है। ठीक भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई कालीबंगा की। कालीबंगा, ये जो कालीबंगा है ना, अपने राजस्थान में है, भारत के, और घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी जो अपने, जिसको सरस्वती नदी भी बोलते हैं। ठीक भाई। और इस कालीबंगा का जो पता चला ना, मैं 1953 में पता चला था। अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको। जो कालीबंगा है ना भाई, इसकी जो खोज की, कालीबंगा की खोज एक के घोष ने की थी। एक के घोष ने खोज की थी। ठीक भाई। एक के घोष ने इसकी खोज की थी, कालीबंगा की। और एक के घोष का जो पूरा नाम है ना, अमला कुमार घोष भी कहते हैं इसको, अमला कुमार घोष। वैसे दो आदमी थे, दूसरा जो आदमी था ना, उसका नाम है बेबीलाल। ठीक है। वैसे मेन नाम इसी का आता है कि घोष का, कालीबंगा के खोज करने में। कालीबंगा से ना, कालीबंगा से काली चूड़ियाँ मिली हैं।
काली चूड़ियाँ, पत्थरों की मिली यार वो भी। काली चूड़ियाँ मिली हैं, पत्थरों की हैं हमें, ठीक है। और यहाँ से ना काली बंगा से एक खोपड़ी मिली है, यहाँ से एक खोपड़ी खोपड़ी मिली है जिस पर स्टेटिच स्टेटिच जिस पर स्टेटिच लगे हैं, मतलब एक खोपड़ी मिली है ऐसी। कोई ऊँट की खोपड़ी बताता है, कोई किसी की बताता है, कोई इंसान की बताता है, कैसी भी हो, बाकी एक खोपड़ी मिली है वहाँ से। जो खोपड़ी है ना उसके बीच में ना ऐसे स्टिच लगे हैं, मतलब टांके लगे हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी टूटी हुई हो, इसको जोड़ दिया हो, ठीक है भाई। और कालीबंगा से 7 हवन कुंड मिले हैं, 7 हवन कुंड मिले हैं कालीबंगा से। जुता हुआ खेत भी मिला है, जुता हुआ खेत मिला है, पत्थर के हल भी मिले हैं, ठीक है भाई। इसके बाद सभ्यता आती है लोथल। लोथल जो सभ्यता है ना, ये तो एक तो गुजरात में है सबसे पहली बात, और भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। और इसका पता हमें 1955 में चला था, 1955 में। और इसकी खोज करी थी, खोज रंगनाथ राव ने। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी भाई, लोथल की। लोथल जो है ना, ये बहुत बड़ा लोथल में बंदरगाह होता था, जिसे डकयार्ड या गोदीवाड़ा। लोथल से बंदरगाह मिला है। बंदरगाह, डकयार्ड, गोदीवाड़ा, मिले हैं, ठीक भाई। लोथल है, जो लोथल है, लोथल व्यापार का केंद्र था, लोथल व्यापार कि जब वहाँ से बंदरगाह मिले हैं तो बंदरगाह से तो व्यापार होएगा ही भाई। बंदरगाह से व्यापार होते हैं वैसे अधिकतर। लोथल से व्यापार का, लोथल को व्यापार का केंद्र, लोथल व्यापार का केंद्र था। लोथल से शतरंज भी मिला है भाई, शतरंज, शतरंज मिला है लोथल से। यहाँ से ना लोथल सभ्यता से एक पत्थर मिला है, एक पत्थर मिला है जिस पर ना, पत्थर पर जिस पर एक तो पेड़ है, और
पेड़ की एक टहनी पे ना एक तो कागा बैठा है और नीचे एक लोमड़ी है। लोमड़ी एक पत्थर मिला है जिस पर एक पेड़ पर कागा बैठा है, नीचे लोमड़ी है। ठीक भाई। चित्र है। ठीक। जो ये जो पत्थर है ना जिस पर ये छपा मिला है, पेड़, कागा और लोमड़ी, इस पत्थर का ना जिक्र पंचतंत्र में किया है विष्णु शर्मा ने। इस पत्थर का जिक्र किया है। विष्णु शर्मा ने इस पत्थर का जिक्र पंचतंत्र में किया है। ठीक भाई। एक लोकथल से ना नापतोल की प्रणाली लोकथल से आई है। नापतोल की जो प्रणाली है ना लोकथल से आई है। यहाँ से हाथी के दांत भी मिले हैं लोकथल से। और यहाँ के जो लोग हैं ना वे हाथी के दांत नापतोल व भूषण दोनों में यूज करते थे। नापतोल की प्रणाली लोकथल से आई है भाई। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा जो है ये गुजरात में है और लूनी नदी के किनारे है। और इसके बारे में सबसे पहले रविंद्र सिंह बिष्ट ने रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में बताया था। ठीक। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया था सबसे पहले इसके बारे में, धोलावीरा के बारे में। लूनी नदी के किनारे है, आपको मैंने पीछे बताया ही था, गुजरात में पड़ती है जो। ठीक है। धोलावीरा जो क्षेत्र है ना, ये जो धोलावीरा है ये तीनों तरफों से, धोलावीरा तीनों तरफों से किलों से घिरा हुआ है। ठीक। मतलब कैसे घिरा हुआ है ये तो देखो, जैसे वही धोलावीरा हो गया, ये धोलावीरा हो गया। और इसके एक यहाँ पे भी किला है, एक यहाँ पे भी किला है और एक यहाँ पे भी किला है। ठीक भाई। किला, ये भी किला है और ये भी किला है। एक जगह से खाली है बस। ये तीन तरफ से किलों से घिरा हुआ है, मतलब टीले हैं, ऊंचे ऊंचे टीले हैं ये। ठीक। और ये धोलावीरा हो गया बना। ठीक है भाई। तीनों तरफों से किलों से घिरा हुआ है ये। और आगे बात करते हैं, भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र 2004 से पहले धोलावीरा था। भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र 2004 से पहले धोलावीरा था। भारत में सबसे बड़ी सभ्यता धोलावीरा की मानी जाती थी भारत में। लेकिन 2004 के बाद राखीगढ़ी हिसार
राखी गढ़ी का जो अपना क्षेत्र है ना हिसार में, हिसार अपना हरियाणा में पड़ता भाई। सभ्यता 2004 के बाद राखी गढ़ी हिसार सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। ठीक है भाई। 2004 से पहले तो धोलावीरा था सबसे बड़ा सभ्यता का भारत में। अब भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र राखी गढ़ी हिसार में है। ठीक है। और एक और बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा से एक बोर्ड मिला है, बोर्ड मिला है जिस पर 10 तरह की लिपियां लिखी हैं। 10 तरह की लिपियां लिखी हैं। ठीक। धोलावीरा से एक बोर्ड मिला जिस पर 10 तरह की लिपि लिखी है, जिसे पिक्टोग्राफी जिसे पिक्टोग्राफी मतलब, पिक्टोग्राफी का मतलब है चित्रात्मक लिपियां कहते हैं। चित्रात्मक लिपियां कहते हैं। ठीक है भाई। पिक्टोग्राफी चित्रात्मक लिपियां। पत्थर का नेवला मिला है, पत्थर का नेवला धोलावीरा से मिला है, पत्थर का नेवला। मुर्गों की लड़ाई के सबूत मिले हैं, मुर्गों की लड़ाई के सबूत मिले हैं। धोलावीरा से ना, धोलावीरा से भाई ऐसे पद चिन्ह मिले हैं, पैरों के निशान मिले हैं ऐसे। धोलावीरा से ऐसे पद चिन्ह मिले हैं। ऐसा लगता है इनको देख के कि जैसे किसी मुर्गे के पैरों के निशान ना हो। भागती हुई बिल्ली, या चूहों के सबूत मिले हैं। ठीक। धोलावीरा से ना सबसे मेन बात जल निकासी के सबूत भी मिले हैं। ठीक है। जल निकासी है, जल निकासी सबसे बढ़िया जल निकासी भाई मोहनजोदड़ो की बताई जाती है। मोहनजोदड़ो की, जो मोहनजोदड़ो में जल निकासी थी ना, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई हुई थी वो। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता की भी जल निकासी अच्छी थी, पर मोहनजोदड़ो की ज़्यादा अच्छी जल निकासी थी। ठीक है भाई। बात करते हैं भाई चुनुदड़ो की। चुनुदड़ो जो है अपना पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे, जिसका 1931 में पता चला था। 1931 में आरसी मुजुमदार ने इसकी खोज की थी। आरसी मजुमदार ने खोज की थी चुनुदड़ो की। ठीक। जो चुनुदड़ो है ना, यहाँ से खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री के एविडेंस मिले हैं।
खिलौना, खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री, खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री। फैक्ट्री के एविडेंस, एविडेंस मिले हैं चुनूदड़ों से, और चुनूदड़ों से ना ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पक्की ईंट, पक्की ईंट मिली है। लिपस्टिक के एविडेंस मिले हैं भाई, लिपस्टिक के एविडेंस मिले हैं। मनके की फैक्ट्री मिली है, मनके की फैक्ट्री मिली है। चुनूदड़ों का इलाका ना सूखा था, चुनूदड़ों का इलाका सूखा था। ठीक है। सलेखड़ी एक धातु मिली है जिससे मोर बनती है, चुनूदड़ों से सलेखड़ी, सलेखड़ी एक धातु मिली है जिसके मोर बनती है, जिसकी मोर बनती थी। ठीक भाई। एक सभ्यता है आलमगीर की जिसे मेरठ भी कहा जाता है, मेरठ, मेरठ में ही पड़ती है ये सभ्यता। ठीक भाई। इसका जो पता चला था ना, ये हिंडन नदी के किनारे है वैसे तो, हिंडन नदी के किनारे। इसका पता 1958 में चला था, 1958 में। ठीक है भाई। और इसकी खोज, आलमगीर की खोज जगदत्त शर्मा ने, जगदत्त शर्मा ने आलमगीर की खोज की थी भाई 1958 में। ठीक है। 1958 में जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी आलमगीर की। हिंडन नदी के किनारे है। पुराना नाम, नया नाम इसका ही मेरठ है। और यहाँ से ना आलमगीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चावल से भरे मटके भी मिले हैं, चावल से भरे मटके भी मिले हैं। चावल से भरे मटके कहाँ से मिले हैं? आलमगीर से चावल से भरे मटके। ठीक है। इसके बाद एक और सभ्यता आती है सुतकोटदा। सुतकोटदा ये जो सुतकोटदा है ना, ये अपने गुजरात में पड़ता है, लोनी नदी के किनारे। ठीक भाई। इसका जो पता चला ना, इसका पता चला हमें
64 65 और 1972 1975 में पता चला इसका। ठीक, वैसे ज़्यादातर यही बताया जाता है, 64 में ही पता चल गया था। और इसकी खोज, सुतकोटदा की खोज वही की थी जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक, और सुतकोटदा से ना अश्व अस्थि पिंजर मिले हैं। अश्व अस्थि पिंजर मतलब अश्व अस्थि पिंजर का मतलब है घोड़ों की कब्र, घोड़ों की कब्र। सुतकोटदा से अश्व अस्थि पिंजर मिला है, जिसे घोड़ों की कब्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक सभ्यता आती है रंगपुर। ये सभ्यता मैंने पीछे लिखवाई नहीं थी ना, ये वाली आलमगीर वाली लिखवाई थी, जो इससे ऊपर गई है साइड ऊपर। रंगपुर जो है ना, ये अपने गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात में है मतलब। और मादर नदी के किनारे है, मादर नदी। इसका पता हमें 1953 में चला था। 1953 में ना इसकी खोज एमएस वत्स ने बताया था इसके बारे में सबसे पहले, रंगपुर के बारे में। अब ये जो मादर नदी है ना, साबरमती नदी कई पार्ट है ये। मादर नदी साबरमती नदी का पार्ट है। जैसे यार बड़ी नदियों से छोटी मोटी नदी निकाल देते हैं, वैसे ही ये साबरमती नदी से मादर नदी निकाली हुई है। ठीक है, और भाई ज़्यादा बड़ी सभ्यता भी नहीं है, या छोटी सी सभ्यता थी रंगपुर की। इसके बाद हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ जो सभ्यता है ना, ये पंजाब में पड़ती है। पंजाब में पड़ती है और सतलुज नदी के किनारे है। और इसका पता है ना हमें 1953 में चला था, 1953 में। कई बार 55 ही बता दिया जाता है, 1953 और 55। ठीक है, और इसकी जानकारी ना, रोपड़ की जानकारी सबसे पहले यज्ञदत्त शर्मा ने दी थी। यज्ञदत्त शर्मा ने जानकारी दी थी। ठीक है भाई, रोपड़ की जानकारी दी थी। यहाँ से ना बर्तन के एविडेंस मिले हैं, रोपड़ से बर्तन के एविडेंस मिले हैं। कई जानवरों के 100 बर्तन के अंदर
मिले हैं कई जानवरों के साथ। ठीक, इसके बाद एक सब बताती है भाई कोट दी जो, एक आखिरी सभ्यता है भाई कोट दी जो कि पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे है, जिसका पता हमें 1955 में चला था कोट दी जो का। और इसकी जो खोज की थी ना, इसकी खोज भाई फजल अहमद ने 1955 में की थी। ठीक, यहाँ से ना कोट दी जो से चूड़ियों के अवशेष मिले हैं बस। ठीक है भाई, ये अपनी सभ्यताएं होंगी आज, सारी सभ्यताएं अधिकतर वैसे करवा ही दी हैं। आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रशासन की। सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन आता है ना, प्रशासन की बात करते हैं अब हम सिंधु सभ्यता के प्रशासन के। सिंधु सभ्यता के प्रशासन के अनुसार, सभ्यता के अनुसार 4 वर्ण थे सभ्यताओं में। 4 वर्ण थे, पहला वर्ण विद्वान का, दूसरा वर्ण योद्धा का, तीसरा व्यापारी का, चौथा श्रमिक का। ठीक है, और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, ये मनोरंजन के साधन थे इनके कुछ, मछली पकड़ना, नाचते थे ये लोग सिंधु सभ्यता के लोग, शतरंज भी खेलते थे, मुर्गों की लड़ाई भी देखते थे। ठीक है, और पूजा पाठ, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा पाठ भी करते थे। ये लोग थे ना, ये लोग यूनिकॉर्न को मानते थे। यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला जानवर। एक सींग वाले जानवर को मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और इसके बारे में ना, यूनिकॉर्न के बारे में, जिसके बारे में भगवान दास ने कहा है, यूनिकॉर्न को मानते थे, इसके बारे में भगवान दास ने कहा भाई। ठीक, ये लोग ऊबड़ वाले जानवर की पूजा करते थे। ऊबड़ वाले, यह भी भगवान दास ने कहा है। सभ्यता के लोग ना पक्षी, जिसको इंग्लिश में डव बोलते हैं, एक पक्षी छपा नहीं आता डव के साबुन के ऊपर, पाख्ता ही बोल देते हैं इसको, पाख्ता। ये लोग पक्षी की पूजा करते थे। ये लोग पीपल, बरगद की पूजा करते थे। ये लोग ना, सभ्यता के लोग भूत प्रेत की भी पूजा करते थे। मतलब इनके टाइम पे भी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और ये लोग ना रेंगने वाले जानवर की भी पूजा करते थे। ठीक भाई,
यूनिकॉर्न एक सींग वाले जानवर की पूजा करते थे, कुबड़ वाले जानवर की पूजा करते थे, पक्षी की पूजा करते थे, पीपल बरगद की पूजा करते थे, भूत प्रेत की पूजा करते थे, रेंगने वाले जानवर की भी पूजा करते थे सभ्यता के लोग। इसके बाद भाई इनका जो सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सभ्यता के पतन का कारण, पतन का कारण ठीक, सभ्यता के पतन का क्या कारण है? सबसे पहला तो है देवी आपदा। देवी आपदा, देवी आपदा मतलब जैसे भाई बाढ़ आना, बाढ़ आना, भूकंप आना, देवी आपदा भी सभ्यता के पतन का कारण रहा है। और मार्शल मेक नाम के आदमी थे, मार्शल व मेक नाम के आदमी थे जिन्होंने बताया था कि बाढ़ से सभ्यता का अंत पतन 80% हुआ है, के ने बताया कि बाढ़ से सभ्यता का पतन 80% हुआ है। मार्शल वो मैके ने बताया है कि बाढ़ से सभ्यता का पतन 80% हुआ है। और तीसरा है कनेडियन, दूसरा व्यक्ति है कि ये तीसरा मतलब पतन का तीसरा कारण है, दूसरा व्यक्ति है कनेडियन। इसने कहा है, कनेडियन ने कहा है कि केवल बाढ़ जिम्मेदार नहीं है, 10% भूकंप भी जिम्मेदार है सभ्यता के पतन के लिए। सभ्यता के पतन में 10% भूकंप भी जिम्मेदार है। और S.A. सानी बहुत ही फेमस नाम है ये भाइयों, भाई ये बहुत ही फेमस नाम है। S.A. सानी का मानना है कि 10% जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारियों की वजह से इनकी मृत्यु होगी। S.A. सानी का मानना है जो सभ्यता का जो पतन हुआ ना, 10% जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण बीमारियां आ गई वहाँ के लोगों में, बीमार होने की वजह से ये लोग मर गए। ठीक है। और एक कारण हो रहा है, एक हो रहा है इसके पतन का कारण है गार्डन व चाइल्ड। गार्डन व चाइल्ड का मानना है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गार्डन चाइल्ड व व्हीलर। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना है कि बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के कारण इन्हें खत्म कर दिया गया सिंधु सभ्यता के लोगों के। गार्डन व चाइल्ड का मानना है, गार्डन व चाइल्ड का मानना है कि बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता के लोगों को खत्म कर दिया गया। और जो बाह्य आक्रमण किया था ये आर्यों ने किया था, बाह्य आक्रमण आर्यों ने किया था। ठीक है भाई। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर का मानना है कि सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमणों से भी हुआ है, जो बाह्य आक्रमण किया था वो आर्यों ने किया था। ठीक। आर्य बताए जाते हैं, बताते हैं कि आर्य एशिया से या मध्य एशिया से आए हैं, आर्य द्रविड़ हैं, बहुत सारी बातें आर्यों के बारे में पता चलती हैं। वैसे तो आगे हमारी अब तो सभ्यता ख़त्म हो गई है, आगे हम शुरुआत करेंगे वैदिक काल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।